नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कर्व्स के ऊपर। देखिए बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कर्व्स हैं और इनसे हर साल हर पेपर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो डिटेल में समझ लेंगे कर्व्स को पहले, उसके बाद सारे पीवाईक्यूज़ कवर करेंगे यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में जो पीवाईक्यूज़ बने हैं इन टॉपिक से उन्हें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लॉरेंज कर्व से। आपको बहुत ही सिंपल समझना है। एक नॉर्मल ग्राफ में जैसे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस लेके पुट करते हैं, वैसे ही इन कर्व्स का भी सिंपल सा मतलब है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम समझ सकें कि किस तरह से हम किसी इकोनॉमिक्स टर्म्स में ग्राफ के माध्यम से इन चीज़ों को समझें। जैसे अगर मैं बात करूँ लॉरेंज कर्व की, तो लॉरेंज कर्व जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का विद इन अ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे कितने लोग कितने इनकम को ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं वो लॉरेंज कर्व दिखाता है। आइए एनसीईआरटी में देख लेते हैं सबसे पहले लॉरेंज कर्व के बारे में क्या दिया गया। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस सो फार अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। एक ग्राफिकल मेजर है जो लॉरेंज कर्व कहलाता है और ये अवेलेबल है एस्टिमेटिंग इनइक्वलिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमें पता है कि जो भारत में जैसे अगर आप देखें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो पॉवर्टी का एक मेजर कारण ये है कि वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि लगभग टॉप 10% जो पीपल हैं वह देश के 50 से ज़्यादा परसेंट इनकम को अर्न करते हैं और ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। लेकिन जब आप 20% देखेंगे तो लगभग 80% इनकम पूरे देश की वो रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का समझने का एक माध्यम है लॉरेंज कर्व। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉरेंज कर्व क्या है, तो लॉरेंज कर्व एक रिलेशनशिप देता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और इनके इनकम के बीच। ओके, इसे ग्राफ से देखते हैं कि ये देखिए लॉरेंज कर्व की आपको इमेज दिखेगी। यहाँ पे आप देखिए कम्युलेटिव परसेंटेज, हमेशा ही एक्स एक्सिस में हम लोग पॉपुलेशन की परसेंटेज रखते हैं, कितनी आबादी है, और इस वाले एक्सिस में वाई एक्सिस में इनकम का कम्युलेटिव परसेंटेज रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ से अगर आप देखें तो 20% में कितने लोग कितना परसेंट ऑक्यूपाई किए हैं, 60% में क्या कम्युलेटिव परसेंटेज रही इनकम की, इसे ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए ध्यान से समझिए, लॉरेंज कर्व में हम लोग इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, बट इसी के अंदर गिनी कोफिशिएंट आती है। गिनी कोफिशिएंट का क्या है, हमें पता है कि जो इनकम इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा ही इक्वलिटी तो होगी नहीं ऑफ कोर्स, जब इनकम इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी तो उसे मेजर करने के लिए हम लोग गिनी कोफिशिएंट का यूज करेंगे। अब गिनी कोफिशिएंट क्या है, तो ये वाला जो ग्राफ आया, इस इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग गिनी कोफिशिएंट का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसा देश है, ध्यान से इसे समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मान लीजिए देश के सभी लोगों के पास इक्वल इनकम है। जैसे मान लीजिए देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास 100 रुपये है और मान लीजिए देश की आबादी 1000 है। तो यहाँ पे सबको इक्वल इनकम जब है तो उस वाले गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और जब गिनी कोफिशिएंट 1 है तो समझ लीजिए पूरी ही ज़्यादा इनइक्वलिटी है। कहने का अर्थ यह है कि केवल एक ही व्यक्ति के पास सारे के सारा इनकम है और बाकी के व्यक्ति के पास कोई इनकम नहीं है। फिर से समझ लीजिए, अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब यह है कि परफेक्ट इक्वलिटी का स्टेट है। सभी लोग, जितने भी लोग उस देश में उस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर सबकी इनकम इक्वल है। लेकिन जब 1 आ रही है वैल्यू गिनी कोफिशिएंट की, तो इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा इनइक्वलिटी है, परफेक्ट इनइक्वलिटी है। और परफेक्ट इनइक्वलिटी के केस में क्या होगा, गिनी कोफिशिएंट तो 1 आएगी, लेकिन एक पर्सन के पास सारी इनकम होगी, बाकी के लोगों के पास कोई इनकम, कोई वेल्थ नहीं होगी। नाउ दोस्तों सवाल ये उठता है कि गिनी कोफिशिएंट को कैलकुलेट कैसे करें, कैसे पता करें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी इनकम इनइक्वलिटी है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला रखा गया। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड टू कैलकुलेट द इनकम इनइक्वलिटी। इसके लिए आपको सिंपली यूज़ करना है A/A+B। ए आप देख सकते हैं कौन सा क्षेत्र है, ये वाला जो कर्व है लॉरेंज कर्व, उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ए कहला रहा है और इसके नीचे वाला पार्ट बी। तो अगर आप सिंपली A/A+B का एरिया निकालेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो ये गिनी कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा, जो बताएगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आप जितने भी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ले उसके बेसिस पे आपको इनकम इनइक्वलिटी निकल जाएगी। आपसे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैंने बता दिया कि एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ ग्राफ के ऊपर वाला ए है और नीचे वाला बी, और A/A+B करके हम गिनी कोफिशिएंट को निकालते हैं। गिनी कोफिशिएंट के बारे क्वेश्चन बनता है तो क्या पूछा जाता है कि गिनी कोफिशिएंट क्या है, तो इट इज़ द मेजर ऑफ इनकम इनइक्वलिटी इन कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। किन्हीं देश या देशों के बीच की जो इनकम इनइक्वलिटी मापी जाती है वही गिनी कोफिशिएंट कहलाती है। ये सबसे कॉमन यूज एस्टिमेशन है इनइक्वलिटी निकालने का, और इटालियन साइंटिस्ट कोरेडो गिनी के नाम पे ये नाम रखा गया है।
सो नाउ दोस्तों आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। देखिए सीडीएस 2019 में पूछा गया गिनी कोफिशिएंट या फिर गिनी रेशियो। देखिए या तो आप किसे गिनी कोफिशिएंट बोल लीजिए या फिर गिनी रेशियो या फिर गिनी इंडेक्स, तीनों एक ही बात है। गिनी कोफिशिएंट किन चीज़ से, इकोनॉमिक्स से किस पार्ट से एसोसिएटेड है? क्या इन्फ्लेशन से ये मेजर करता है? क्या पॉवर्टी इंडेक्स से ये संबंधित है? क्या इनकम इनइक्वलिटी पर बात करता है या पर्सनल इनकम पर? हमें पता है कि किसी देश की या किसी पर्टिकुलर एरिया की इनकम इनइक्वलिटी को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेजर करने का तरीका है गिनी कोफिशिएंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन सी, इनकम इनइक्वलिटी। यही क्वेश्चन देखिए पूछा गया जम्मू कश्मीर पीएससी में। गिनी इंडेक्स, थील इंडेक्स, पाल्मा रेशियो, ये सब क्या मेजर करता है? हमें पता है ये इनकम इनइक्वलिटी को मेजर करते हैं। हालांकि बाकी के दोनों अभी मैंने आपको नहीं बताया, थील इंडेक्स और पाल्मा रेशियो कोई बहुत यूनिक कंसेप्ट नहीं है, ये भी इनकम इनइक्वलिटीज पर ही बात करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अक्सर ये स्टेट पीएससीज वगैरह में भी ये पूछे जाते हैं, लॉरेंस कर्व क्या मेजर करता है बताइए? अभी हमने देखा लॉरेंस कर्व के तहत जो गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है उसका काम है इनकम इनइक्वलिटी को मेजर करना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, सिविल सर्विसेज 2007 का। द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। यानी रेपो दर वह दर है जिसमें कोई बैंक बोरो करता है आरबीआई से। वर्ड पे फोकस करिए, बोरो करने की बात की जा रही है। सो बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि हाँ रेपो रेट वह रेट है जिसमें कोई बैंक आरबीआई से बोरो करता है, राइट। दूसरा देखिए, अ वैल्यू ऑफ 1 फॉर गिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री इंप्लाइज दैट देयर इज परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इन इट्स पॉपुलेशन। तो याद करिए मैंने आपको बताया गिनी कोफिशिएंट जब 1 रहेगा तो इसका मतलब ये है कि एक ही आदमी के पास सारी की सारी संपत्ति है, सारे के सारे वेल्थ है। लेकिन जब गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आएगी तो ये बताएगा कि यहाँ पे जो इनकम है वो परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट इक्वल इनकम देखने को मिलेगी। किसमें? 0 में। लेकिन हमें तो 1 पे बता दिया गया तो सेकंड गलत है। बहुत ही कंफ्यूजिंग। अगर आपको अच्छे से पता है कि हाँ वैल्यू ऑफ 0 जो है वो बताती है परफेक्टली इक्वल इनकम को, ना कि 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है फिर? हमारा ऑप्शन ए 1 ओनली, क्योंकि सेकंड गलत है, सेकंड उल्टा बोल दिया गया है। सो आई होप आपको पीवाईक्यूज देखने के बाद आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में गिनी कोफिशिएंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ आगे बात करते हैं फिलिप्स कर्व की। देखिए फिलिप्स कर्व क्या है? अभी हमने बात की इनकम इनइक्वलिटी की, किस देश में, किसी एरिया में जो इनकम में, जो वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है, उसे कैलकुलेट करने का तरीका है गिनी कोफिशिएंट। बेसिकली लॉरेंस कर्व उसी के अंतर्गत गिनी कोफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे जब हम फिलिप्स कर्व की बात करते हैं तो फिलिप्स कर्व बेसिकली डील करता है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। एक्स एक्सिस के अंतर्गत हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को रखते हैं और वाई एक्सिस में इन्फ्लेशन को रखते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करता है। सो देखिए फिलिप्स कर्व का क्या कहना था, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इन्वर्स रिश्ता है और ये विलियम फिलिप के नाम पे रखा गया है। इससे फिलिप्स कर्व का ये भी क्लेम करना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अपने साथ इन्फ्लेशन को भी लेके आती है, जिससे क्या होता है जॉब्स बढ़ती हैं और एम्प्लॉयमेंट घटती हैं। बट दिस इज सेड टू बी ट्रू ओनली इन द शॉर्ट रन। लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए ही उपयोगी होती हैं, उसके बाद लॉन्ग रन में अगर हम लोग देखें तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन के राइज होने से, इन्फ्लेशन के बढ़ने से आगे चल के अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज सीन एज अ वर्टिकल line of the natural rate of unemployment where the rate of inflation has no effect on unemployment। यानी कुछ समय के लिए तो ये ठीक है शॉर्ट रन के लिए, लेकिन आगे चल के क्या होता है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन की दर है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता और अनएम्प्लॉयमेंट फिर आगे बढ़ती ही जाती है। इसी के अंतर्गत और एक कंसेप्ट है NAIRU का। इसके अंतर्गत एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि जो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी नाम से ही समझिए नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट। इसमें क्या होगा कि जो इट इज़ द स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेज एंड इन्फ्लेशन विल नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज। यानी यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के कंडीशन में स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंतर्गत कि जो रेट होगी इन्फ्लेशन की वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी, ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। ये कंडीशन है NAIRU की। सो नाउ यहाँ पे आप फिलिप्स कर्व को देख सकते हैं किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसे डिसाइड किया गया है कि इन्फ्लेशन रेट क्या होगी। तो फिर से समझ लीजिए एक रिवीजन के रूप में कि हाँ इन्वर्स रिलेशन है। यानी इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि जब यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। लेकिन इसकी ड्रॉबैक भी बताई गई है फिलिप्स कर्व की कि इसके अंतर्गत ये होगा कि एक टाइम के लिए तो ये ठीक है शॉर्ट रन के लिए, लेकिन आगे चल के इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी बट अनएम्प्लॉयमेंट में कोई खास कमी नहीं देखने को मिलेगी और आगे चल के एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है NAIRU की जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो ठीक है, वो स्पेसिफिक है, बढ़ रही है, बट इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो जाएगी और इन्फ्लेशन ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी।
दोस्तों आइए अब फिलिप्स कर्व पर पीवाईक्यूज करते हैं। देखिए पूछा गया है आपसे कि फिलिप्स कर्व किनके बीच रिलेशनशिप दिखाता है। तो हमें पता है कि फिलिप्स कर्व का ये कहना था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक इन्वर्स रिश्ता होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच की बात की गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस के अंदर फिलिप्स कर्व को लेके। आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं फिलिप्स कर्व को लेके। इट शोज द ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप, ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच ये शो करता है ट्रेड ऑफ को। दूसरा पूछा गया द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ फिलिप कर्व इज जनरली हेल्ड टू बी वैलिड ओनली इन शॉर्ट रन। हाँ, हमने बात की जब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की बात की जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है हमें कि जो रिश्ता होगा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो इन्वर्स होगी, बट ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए ट्रू है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? फिलिप्स कर्व इज यूजुअली थॉट टू बी वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगी द एट द नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बात यहाँ पे गलत है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होगा, ग्राफ वर्टिकल हो जाता है। और इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि अब क्या हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्टेबल है, लेकिन जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो थर्ड गलत है और यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, थर्ड गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसे लिख दिया है कि NAIRU एक स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेज एंड इन्फ्लेशन विल नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज। इसलिए क्या होगा, वो ग्राफ क्या बन जाएगी? वर्टिकल, राइट, ना कि हॉरिजॉन्टल। दोस्तों पीवाईक्यूज देख के आप समझ रहे होंगे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो किस टाइप से बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कुजनेट कर्व्स की बात की गई है। तो कुजनेट कर्व्स का ये कहना है एज एन इकोनॉमी डेवलप्स मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। यानी इस ग्राफ से देखिए इनकम पर कैपिटा बढ़ रही है, पहले इनइक्वलिटी बढ़ी, फिर बीच में आई और यहाँ पे ये फिर से घटना शुरू हो गई। और इसी के अंतर्गत एक कुजनेट्स इन्वायरमेंट कर्व भी बनाया गया जो बताता है इन्वायरमेंट क्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले बढ़ेगी तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्राफ घटना शुरू हो जाएगा। तो सेम ही है, बस इसे इन्वायरमेंट के कंसेप्ट में डाल दिया जाता है। आइए फिर कुजनेट कर्व्स पर पीवाईक्यू कर लेते हैं। द इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा जीडीपी एंड इन्वायरमेंट लॉस। यानी जीडीपी बढ़ी तो इन्वायरमेंट लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व है उसकी शेप क्या होगी। तो हमने देखा कि पहले बढ़ती है, फिर आगे चल के स्टेबल होकर फिर घटना शुरू हो जाती है। तो यू शेप्ड देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड यू शेप्ड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं लेफर कर्व की। लेफर कर्व क्या दिखाएगा? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को। ये इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू जो सरकार कलेक्ट कर रही है। यानी टैक्स रेट बढ़ेगी तो क्या रेवेन्यू सरकार की यहाँ पे बढ़ेगी या घटेगी। और यहाँ पे ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं रेवेन्यू मैक्सिमाइज पॉइंट है, यानी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रही है, फिर आगे चल के ये घटना शुरू हो जाएगी अगर टैक्स रेट बढ़ेगी तो। नाउ दोस्तों लास्ट बात करते हैं एंजेल कर्व की। देखिए एंजेल कर्व क्या है, ये सिंपली बताता है कमोडिटी परचेज और लेवल ऑफ इनकम पे। यानी किसी चीज़ की प्राइस क्या रही और उसके बेसिस पे कमोडिटी कितनी परचेज की गई। यानी यहाँ पे ये बताएगी किसी गुड की क्या प्राइस रही और उसके बेसिस पे कितनी सामान खरीदी गई। ये बहुत ही सिंपल सा कर्व है, सिंपल ध्यान रख लीजिए कि एंजेल कर्व कमोडिटी परचेज से संबंधित है। देखिए ये CDS 2021 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी के अंतर्गत ये आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर लूँ। अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया था आपसे, कर्व दिए गए और इंडिकेशन बताना है। तो लॉरेंज कर्व हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ में हमने डिटेल में समझा कि हाँ वेल्थ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, वही लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट का काम है। तो ये जाएगा यहाँ पे 3 के साथ। फिलिप्स कर्व हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पर बात करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो 1 के साथ मैच होगा। तीसरा एंजेल कर्व अभी हमने देखा कि जो फूड प्रोपोर्शन है यानी कमोडिटीज की जो परचेज है उससे संबंधित है। और लेफर कर्व बताता है टैक्स रेट को, कि कितनी टैक्स रेट है और उसके बेसिस पे टैक्स रेवेन्यू कितनी कलेक्ट की जा रही है। तो यहाँ पे 3 के बाद 1 आएगा, 3 1 4 2 करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कर्व 4-5 ही है जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ऐसे तो कर्व बहुत सारे हैं बट यही 4-5 ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे।
सो दोस्तों मैंने सोचा था कि डिमांड कर्व के कॉन्सेप्ट को भी यहीं डिस्कस कर लें, बट ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली डिमांड कर्व पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप ये आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बाकी के वीडियो लेक्चर्स भी देखिए, हिस्ट्री पर भी मैंने सारे PYQs करवा दिए हैं बहुत सारे एग्जाम्स के, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।